हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में हम आपको कुछ पर्यावरण से संबंधित जो भारत में आंदोलन हुए हैं उसके बारे में पढ़ा रहे थे, जिसके अंतर्गत हम आपको चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों की कटाई से संबंधित आंदोलन था, इसके अलावा साइलेंट वैली जो कि केरल में एक स्थान है, उससे संबंधित ये आंदोलन था। तो दो आंदोलनों के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद एक अगला जो टॉपिक है ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टॉपिक है। इसका नाम है NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। जिस प्रकार से ये चिपको आंदोलन और साइलेंट वैली से संबंधित आंदोलन हुए हैं, उसी प्रकार से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन भी नर्मदा नदी पर जो बांध बनाने का प्रस्ताव था उसके विरोध में एक आंदोलन स्वरूप उत्पन्न हुआ एक जन क्रांति है। इसने सबसे पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। इसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 41 नदियों पर 2 विशाल बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए जल मिलेगा। इस प्रकार का इन्होंने जो है वो बात कही थी। बिजली का निर्माण होगा, पानी के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया। एक ओर इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गांव के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे, जिनमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। अतः प्रभावित गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988-89 के दौरान मिली, जबकि स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। अब हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के जन आंदोलन का रूप धारण करने के संबंध में। इस परियोजना के विरोध में जब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया तो 1980-87 के दौरान जनजातियों के अधिकारों की समर्थक गैर सरकारी संस्था अंकवाहिनी के नेता अनिल पटेल ने जनजातीय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार ने दिसंबर 1987 में एक पुनर्वास नीति घोषित की।
दूसरी ओर 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर किया है। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। आंदोलन की यह भी मांग है कि जिन लोगों की ज़मीन ली जा रही है उन्हें योजना में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अपने लिए न केवल उचित भुगतान का अधिकार होना चाहिए बल्कि परियोजना के लाभों में भी भागीदार होना चाहिए। इस प्रक्रिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वर्तमान विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो एक आंदोलन के रूप में उभरा, कई समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक संगठित समूह बना। आंदोलन ने विरोध के कई तरीके अपनाए, जैसे भूख हड़ताल, पदयात्राएं, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा फिल्मी कलाकारों तथा हस्तियों को अपने आंदोलन में शामिल कर अपनी बात आम लोगों तथा सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटकर के अलावा अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि शामिल हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 1989 में एक नया मोड़ लिया है। सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के हारसूद जगह पर एक आम सभा हुई जिसमें 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के 45,000 लोगों ने भाग लिया। भारत में पहली बार नर्मदा का प्रश्न अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। यह पर्यावरण के मुद्दे पर अब तक की सबसे बड़ी रैली थी, जिसमें देश के सभी बड़े गैर सरकारी संगठनों तथा आम आदमी के अधिकारों की रक्षा में लगे समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। हारसूद सम्मेलन ने न केवल बांध का विरोध किया बल्कि इसे विनाशकारी विकास का नाम भी दिया। पूरे विश्व ने इस पर्यावरणीय घटना को बड़े ध्यान से देखा। दिसंबर 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा एक संघर्ष यात्रा भी निकाली गई। पदयात्रियों को आशा थी कि वे सरकार को सरदार सरोवर बांध परियोजना पर व्यापक पुनर्विचार के लिए दबाव डाल सकेंगे। लगभग 6,000 लोगों ने राजघाट से मध्य प्रदेश, गुजरात तक की पदयात्रा की। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक ने 1991 में बांध की समीक्षा के लिए एक निष्पक्ष आयोग का गठन किया। इस आयोग ने कहा कि परियोजना का कार्य विश्व बैंक तथा भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं हो रहा है। इस प्रकार विश्व बैंक ने इस परियोजना से 1994 में अपने हाथ खींच लिए। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।